नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सुमित चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिवॉल्यूशनरी नेता की जिन्होंने कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट आइडियाज़ को अडॉप्ट करके उनको व्यवहारिक रूप देने में सफलता हासिल की। वो कार्ल मार्क्स जिनके आइडियाज़ को दुनिया भर में ये कह के नकार दिया जाता था कि ये आइडिया यूटोपियन हैं, ये रियलिस्टिक नहीं है, इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता और इनके आधार पे किसी राज्य की, किसी स्टेट की नींव नहीं रखी जा सकती। उन आइडियाज़ को आधार मान के व्लादिमीर लेनिन ने आगे चल के साल 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन के तहत थ्रू उन्होंने यूएसएसआर की शुरुआत करी, जो आगे चल के पूरी तरीके से एक कम्युनिस्ट स्टेट बना और उसके ये पहले प्रेसिडेंट और पहले प्रीमियर बने। तो इनकी बायोग्राफी और इनकी फ़िलोसॉफ़ी के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसको लेनिनिज़्म कहा जाता है। इन्होंने कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को अडॉप्ट किया था और उसके बाद अपनी खुद की फ़िलोसॉफ़ी दी थी, उसी को लेनिनिज़्म कहा जाता है, मार्क्सिज़म लेनिनिज़्म कहा जाता है। तो ये हिस्टोरिकली एक बहुत ही महान फ़िलोसोफ़र, बहुत ही महान रिवॉल्यूशनरी नेता माने जाते हैं, जिन्होंने इतना बड़ी क्रांति को ऑर्गेनाइज़ किया और उसको लीड किया। तो अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पर्सनली अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसके टेलीग्राम लिंक और इसके फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कौन थे व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन जो थे ये रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर हैं और बोल्शेविक्स रिवॉल्यूशन जो है उसके नेता थे, जिन्होंने आगे चल के सोवियत स्टेट की स्थापना करी। ये जो सोवियत स्टेट की स्थापना हुई और ये जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन था, जो फरवरी रिवॉल्यूशन और अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके तहत जो पूरा रशियन रिवॉल्यूशन होता है, उसको मैंने अलग से सेपरेट वीडियो में भी पढ़ा रखा है। अगर आप जाके देखना चाहें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा एक वीडियो है इसके लिए डेडिकेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में ये टॉपिक, तो वो जाके आप ज़रूर देखिएगा। तो इसके नेता थे और आगे चल के ये हेड ऑफ सोवियत स्टेट बने और इन्होंने अपनी खुद की एक फ़िलोसॉफ़ी दी जिसको लेनिनिज़्म कहा जाता है। और ये जो फ़िलोसॉफ़ी है लेनिनिज़्म, ये कार्ल मार्क्स की फ़िलोसॉफ़ी का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, इन्होंने उसको अडेप्ट करके मार्क्सिस्ट आइडियाज़ को थोड़ा सा आगे चल के इम्प्रूव किया और प्रैक्टिकल शेप देने के लिए पार्टी का जो एंगल है उसको मेनली इन्होंने आगे चल के इसमें घुसाया था। उसको मैं आगे चल के आपको बताऊंगा भी। तो इनको ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर माना जाता है कार्ल मार्क्स के बाद, और इन्हीं के आइडियाज़ से काफ़ी हद तक भारत के भी बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी नेता जो थे वो प्रभावित हुए थे। उसमें से एक थे भगत सिंह, और भगत सिंह को आप सभी जानते हैं, वो लेनिन को बहुत मानते थे। वो खुद लेफ्टिस्ट थे और वो लेनिन के आइडियाज़ में बिलीव करते थे। तो कौन थे व्लादिमीर लेनिन, जिनको भगत सिंह भी फॉलो करते थे? इनके आइडियाज़ के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनका एक कोट है, यहीं से शुरू करते हैं। गिव मी जस्ट वन जनरेशन ऑफ यूथ एंड आई विल ट्रांसफ़र द होल वर्ल्ड। जैसे भारत में सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही थी, आपको याद होगा, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसी तरीके का एक कोट है थोड़ा सा। इसमें क्या कहा है कि आप यूथ की मुझे एक जनरेशन दे दीजिए, मैं पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म करके आपको दिखा दूंगा। तो ये बात इन्होंने कही थी और ये बात बिल्कुल सही है कि यूथ की अगर एक जनरेशन मिले तो पूरी दुनिया बिल्कुल बदल ही जाएगी। लेकिन उसके पीछे एक पूरा की पूरी विचारधारा होनी चाहिए, कोई आइडियोलॉजी होनी चाहिए, कोई पर्पज़ होना चाहिए, ताकि उस यूथ को आप मोटिवेट कर सको, उनको आप किसी सही दिशा में आप उनको ले जा पाओ। कहाँ पे इनका जन्म हुआ, अर्ली लाइफ की बात करें तो 22 अप्रैल 1870 को व्लादिमीर लेनिन का जन्म होता है सिम्ब्रिक्स में, जो रशिया में जगह थी। उसके बाद क्योंकि इनके का जो सरनेम था वो था उलियनाव था, तो इनका पूरा नाम वैसे था व्लादिमीर इलीच उलियनाव। ये लेनिन तो इन्होंने बाद में रखा है, जब ये छुप के काम करते थे, अंडरग्राउंड काम करते थे, तो 1901 में इन्होंने लेनिन जो है सरनेम खुद रखा था, अडॉप्ट किया था। ओरिजिनली इनका नाम था उलियनाव। तो उलियनाव इनका नाम था, तो सिम्ब्रिक का नाम बाद में उलियनावस्क रख दिया गया। इन्हीं को ऑनर करने के लिए ये नाम रख दिया गया। इनके पिता का नाम था इलिया लिकोनावेव उलियनाव। मैं अगर सही से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ तो माफ़ कीजिएगा, रशियन नाम है। इनकी माँ का नाम था मारिया अलेक्जेंड्रोव ब्लैंक। ये इनके माता पिता थे। इनके 6 बच्चे थे, उनमें से ये दूसरे नंबर के बच्चे थे, या 4th नंबर के थे, सॉरी। 2 बहनें थी, एक बड़ा भाई था, और उसमें ये इनके 6 भाई बहन थे टोटल मिला के ये। और ये इनकी फैमिली है। यहाँ पे ये पड़ता है जहाँ पे इनका जन्म हुआ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उलियानोवस्क, जहाँ पे व्लादिमीर लेनिन का जन्म हुआ।
उस समय रशियन फेडरेशन आज का जो है वो नहीं हुआ करता था। पहले जार की सत्ता वहाँ पे हुआ करती थी, राजा था, एम्परर था, जिसको जार कहा जाता था। अब ये बात करते हैं कि लेनिन की लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि वो रिवॉल्यूशनरी बन गए, क्रांतिकारी बन गए और वहाँ की सत्ता में वो परिवर्तन चाहते थे, वो आगे चल के मार्क्सिस्ट कैसे बने, ये बात करते हैं। तो क्या सर्कमस्टांसेस थे? देखिए, सर्कमस्टांसेस एक तो यही थे कि वो एक रिवॉल्यूशनरी फेज़ थोड़ा सा चल रहा था, रशिया में बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे थे, क्योंकि जार की सत्ता को लोग वहाँ पे पसंद नहीं करते थे। हालांकि अर्ली 20th सेंचुरी में ये जो मोमेंट है ये ज़्यादा हो गए 1905 के बाद। 1917 में तो मेन क्रांति ही आ गई थी, लेकिन उससे पहले भी हालत ऐसी अच्छी नहीं थी रशिया की। तो वहाँ पे बहुत सारे मोमेंट होते थे जिसमें वो जार की सत्ता को हटाना चाहते थे। और इनकी जो पूरी की पूरी फैमिली है वो थोड़ी रिबेल थी, वो सब चाहते थे कि जार की सत्ता हटे और लोगों को उनके पॉलिटिकल और सिविल राइट्स मिलें। वो फ्रीडम ऑफ मतलब एक तरीके से अपनी फ्रीडम चाहते थे। इसी के दौरान जो जारिस सत्ता थी वो लोगों के अधिकारों को दबाना चाहती थी, उनको सप्रेस करना चाहती थी। लेनिन के पिता जो थे वो सरकारी विभाग में जॉब करते थे, लेकिन उसी दौरान जब लेनिन के पिता भी कहीं ना कहीं उनको थ्रेट लगते थे, उनको लगता था कि ये व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं है। हमारे जैसे कि आज के समय चाइना में नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति, जो भी आदमी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोल देता है वहाँ के किसी भी विभाग में हो, उसको वो या तो रिटायर कर देते हैं, उसको ऊपर किसी भी तरीके का दबाव बना के उसको सप्रेस कर दिया जाता है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। उसी तरीके से लेनिन के पिता के साथ हुआ और उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दिया गया। उनको कहा कि आप पहले ही आपको विभाग से रिटायर कर दिया जाएगा। उसके बाद कुछ समय बाद इनके पिता की डेथ भी हो गई। तो पहला तो बड़ा इवेंट ये था कि उनके पिता की डेथ हो गई और उनको अर्ली रिटायरमेंट में मिला, तो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी थोड़ा सा ख़राब हुआ। हालांकि इनकी माँ को पेंशन मिलती थी इनके पिता की। उसके बाद अगली जो बड़ी घटना हुई वो ये थी साल 1887 में। इनके जो बड़े भाई थे अलेक्जेंडर, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग में उस समय पढ़ते थे और बाद में इसको यूनिवर्सिटी ऑफ लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा। सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर है रशिया का, उसके कई बार नाम बदले हैं। पेट्रोग्राड भी इसका नाम रहा है, लेनिनग्राड भी रहा है और सेंट पीटर्सबर्ग इसका ओरिजिनल नाम था ही और अभी भी है। तो इनके भाई को इस आधार पे फांसी पे लटका दिया गया कि आप जो हैं वो जार को मारने की प्लानिंग में शामिल थे। एक ग्रुप था उसमें ये जुड़े हुए थे और उन्होंने कहीं प्लानिंग करी थी कि अलेक्जेंडर थर्ड जो उस समय एम्परर हुआ करते थे, जार थे, उनकी हत्या करनी है, उनको हटाना है पद से, उनको मार देना है क्योंकि वो अच्छे लीडर नहीं थे। तो इस रिवॉल्यूशनरी ग्रुप का हिस्सा होने की वजह से इनके भाई अलेक्जेंडर को फांसी पे लटका दिया गया। तो ये दूसरा सबसे बड़ा इवेंट था। और इसके बाद लेनिन जो है वो परिवार के मुखिया बन गए। बहुत ही छोटी उम्र में 16-17 साल के उस समय थे और इनको इतना जल्दी इनके कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। तो ये चीज़ जब हुई तो 17 साल के थे और 17 साल की उम्र में जब परिवार के मुखिया बन गए और उसके बाद इनके परिवार के ऊपर एक क्रिमिनल का भी धब्बा लगा हुआ था कि इनके भाई को फांसी हुई थी इस आधार पे कि वो जार को मारना चाहते हैं, तो देशद्रोही का टैग लग गया था इनके परिवार के ऊपर। हालांकि इनकी माँ को पेंशन मिलती थी, फैमिली का जो बैकग्राउंड था पहले वो ठीक रहा था, फाइनेंशियल अगर बात करें तो वो ठीक था। तो यहाँ पे एक ऐसे परिवार जिनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा हुआ हो और जिनकी हालत जिसके भाई को ऐसे लटका दिया गया हो सूली पे स्टेट ने, तो वो थोड़ा सा आप जानते हैं कि स्थिति अच्छी नहीं रहती है। स्टेट उसके ऊपर बार बार शक भी करता है, उनके ऊपर जासूसी भी करता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। उसके बाद 1887 में ही लेनिन ने जो काजान यूनिवर्सिटी है उसके अंदर इनरोल किया लॉ के अपने कोर्स के लिए। लेकिन 3 महीने बाद ही इनको यहाँ से निकाल दिया गया। इनकी भी स्थिति थोड़ी कार्ल मार्क्स जैसी है। कार्ल मार्क्स की मैंने बायोग्राफी कंप्लीट करी थी अभी कुछ दिनों पहले, अगर आपने देखी हो तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लेनिन को समझने से पहले मार्क्स को समझना ज़रूरी है। मार्क्स के आइडियाज़ क्या थे जिसकी वजह से लेनिन भी मार्क्सिस्ट बने और लेनिन के नाम से पहले मार्क्स का नाम आता है, क्योंकि लेनिनिज्म का भी जब हम फिलोसॉफी की बात करते हैं तो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म कहा जाता है उसको। तो इन्होंने इलीगल स्टूडेंट असेंबली में ये पार्टिसिपेट किया था इन्होंने इसी काजान यूनिवर्सिटी में, तो इसके लिए इनको एक्सपेल कर दिया गया, इनको निकाल दिया गया कि कहा कि आप जाइए यहाँ से, आपके जिस तरीके की चीज़ें हैं वो यहाँ पे नहीं चलेंगी। उसके बाद ये चले गए वहाँ से, काजान से चले गए। उसके बाद जो पुराने रिवॉल्यूशनरी थे जो मार्क्सिस्ट आइडियाज़ में बिलीव करते थे उनसे ये मिले, जिनको निकाल दिया गया था रशिया से।
बहुत सारे एग्जाइल पे थे, बहुत सारे लीडर ऐसे थे जिनको रशिया में ऐसी हरकतों की वजह से, मार्क्सिस्ट आइडियाज़ की वजह से ही निकाल दिया गया था। तो इसकी वजह से ये भी वहाँ से चले गए और इन रिवॉल्यूशनरी नेताओं से मिले और इन्होंने यहाँ से पॉलिटिकल लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। यहाँ पे इन्होंने मार्क्स की जो दास कैपिटल की जो बुक है उसको पढ़ा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर मार्क्स ने अपने आइडियाज़ के ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च बता रखी है कि किस तरीके से एक रिवॉल्यूशन आएगा, कैपिटलिज्म और कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। और जो अपनी हिस्टोरिकल मेटलिज्म की थ्योरी है वो बताई है। जो क्लास डिफरेंस है दोनों बीच में, दो उन्होंने क्लास डिफरेंस बताए थे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। एक है कैपिटलिस्ट की क्लास और दूसरी है प्लूटोरिएट्स की, यानी वर्किंग क्लास, यानी कि एक अमीर तबका जिसके पास पूंजीवादी जिसको कहा जाता है, और एक लेबर क्लास यानी मजदूर वर्ग। तो उन्होंने जो आइडियाज़ की बात करी थी उनको मार्क्स ने, लेनिन ने ढंग से पढ़ा और इनके आइडियाज़ से वो इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने जनवरी 1889 में खुद को मार्क्सिस्ट कहना शुरू कर दिया, कि वो मार्क्स के आइडियाज़ को पूरी तरीके से समर्थन देते हैं और वो मार्क्सिस्ट हो चुके हैं। अब ये चाहते थे कि ये जो रशिया के जितने भी मार्क्सिस्ट हैं ये सब यूनिफाई हों, इकट्ठा करना था इनको। लेकिन इसी के बाद इन्होंने बार बार कजान यूनिवर्सिटी में ही अपनी डिग्री भी पूरा करना चाहते थे। अपनी लॉ डिग्री को पूरी करने के लिए इन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करी, तो इनको परमिशन मिली वापस से कि आप अपनी डिग्री पूरी कर लीजिए। तो 1892 में इन्होंने अपनी जो डिग्री है, लॉ की डिग्री है, उसको पूरा कर लिया। उसके बाद ये समारा चले गए और वहाँ पे ये जो अपनी लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इनके जो ज़्यादातर जो इनके क्लाइंट हुआ करते थे वो रशियन पीजेंट्स थे। ज़्यादातर जो किसान थे जो प्रताड़ित किए जाते थे बड़े इंपीरियलिज्म के द्वारा, जो फ्यूडल लॉर्ड्स के द्वारा, तो उन लोगों से ये मिलते थे, उन क्लाइंट्स की जो दुर्दशा है उसको देखते थे। तो इनको एक चीज़ समझ में आई कि जो मार्क्स कहा करते थे ना, जो क्लास स्ट्रगल है, जो सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल है, वो इनको लाइव दिख रहा था, वो चीज़ें इनको दिख रही थी। और अब रशिया में दो तरीके का क्लास दिख रहा था इनको। एक देखिए, उस समय एक स्थिति थी, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा ही, कि इंडस्ट्रियलिज्म रशिया में इतना था नहीं। 20वीं शताब्दी में शुरुआत में ही इंडस्ट्रियलिज्म इतना आया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वहाँ पे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे पीजेंट सिस्टम था, यहाँ पे किसान थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे। तो ये वाला क्लास जो है, डिवाइडेशन है, क्लास स्ट्रगल है, और ये वाला क्लास स्ट्रगल है, दोनों ही यहाँ पे चल रहे थे। एक तरफ दिख रहा है आपको पूंजीवादी जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं और उनके लेबर्स के बीच में चल रहा है क्लास स्ट्रगल, और दूसरी तरफ जो पीजेंट मूवमेंट की बात करें, पीजेंट्स की तरफ बात करें, तो वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स और उनके जो अंडर पीजेंट्स काम करते हैं उनके बीच में क्लास स्ट्रगल चल रहा है। तो इस क्लास स्ट्रगल को ये देख रहे थे। और मार्क्स जो बात करते हैं वो मेनली इधर वाले की बात करते हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स के बारे में बात करते हैं, उन प्लूटोरेट्स की बात करते हैं। अब रिवॉल्यूशनरी फेज की तरफ कब गए, ये स्थिति इन्होंने देखी। मार्क्स ने जो बातें कही थी, जो क्लास स्ट्रगल की वो बातें करते थे, वो इन्होंने लाइवली देखा। उसके बाद ये सेंट पीटर्सबर्ग चले गए 1893 में, और यहाँ पे अपने जो मार्क्सिस्ट सर्कल है उसके साथ ये जुड़ गए। जो भी लोग वहाँ पे मार्क्सिज्म को बिलीव करते थे, जो लेफ्टिस्ट लोग थे वहाँ पे, उनको कॉमरेड्स कहा जाता है। आप जानते हैं कॉमरेड्स, जो लेफ्टिस्ट जो विचारक हैं वो अपने नेताओं को कॉमरेड्स कहते हैं, ये आप जानते हैं। तो इन रशियन एग्जाइल्स के लोगों से ये मिले। 1895 में यूरोप गए, पहले काफ़ी घूमते थे, लोगों से मिलते थे। जो भी रिवॉल्यूशनरी थे उनसे मिलने के लिए इनको यूरोप भी जाना पड़ता था, क्योंकि रशिया में स्थिति ऐसी नहीं थी। रशिया में ये इकट्ठा होते तो बार बार इनको अरेस्ट कर लिया जाता था, इनको एग्जाइल पे भेज दिया जाता था। तो अपने नेताओं से मिलने के लिए बार बार बाहर भी जाते थे रशिया से, और ख़ुद को भी बचाने के लिए कई बार ऐसा होता था कि खुद भी इनको बाहर जाना पड़ जाता था एग्जाइल पे। तो उसके बाद इन्होंने अपनी यूनियन फॉर्म करी, जो भी कॉमरेड्स थे, जो मार्क्सिस्ट थे, उनके साथ यूनियन फॉर्म करी। और प्लूटोरिएट्स के बिहाफ पे, प्लूटोरिएट्स यानी वर्कर क्लास जो है, उनके शोषण हो रहा था, तो उनके शोषण के खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी, प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। इसी दौरान दिसंबर 1895 में ये जो लीडर्स थे यूनियन के, इन सब काफ़ी लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया, काफ़ी यहाँ से भाग गए, एग्जाइल पे भेजा गया काफ़ी को। तो लेनिन को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया और 15 महीने की इनको जेल हुई। उस जेल के बाद इनको यहाँ से जेल से निकालने के बाद कहा कि आप देश छोड़ के चले जाइए एग्जाइल पे और सर्बिया में चले जाइए। तो सर्बिया ये चले गए, 3 साल के लिए सर्बिया रहे वहाँ पे। उसके बाद उस दौरान भी ये काफ़ी चीज़ें पढ़ रहे थे, अपनी जो फिलोसॉफी है उसको भी इम्प्रूव कर रहे थे। सर्बिया में ही ये अपनी जो आगे चल के इनकी जो लाइफ पार्टनर बनी, इनकी जो वाइफ थी, उनसे मिले। इनका नाम था नडेजा क्रुस्काया। ये भी एक यूनियन लीडर थी, यूनियन मेंबर थी सर्बिया में।
इनसे मिले, इनसे ये भी इनसे काफ़ी प्रभावित थे। कुछ दिनों बाद इनकी शादी हो गई, इन्होंने शादी की, इनसे 2 बच्चे हुए। एक बेटी थी एना जो 1864 में पैदा हुई, एक अलेक्जेंडर बेटा था वो 1866 में पैदा हुआ। तो ये इनकी वाइफ और इनकी फैमिली की बात आ जाती है। अब बात आती है कि लेनिन रशिया में जाते थे, यूरोप में जाते थे, लेकिन एक चीज़ इनके सामने चैलेंज था कि जो मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं, जिनमें ये खुद बिलीव करते हैं, कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं, उनको रशिया में अगर इम्प्लीमेंट करना है तो इनके सामने क्या चैलेंज है, ये इनको समझने की ज़रूरत थी। देखिए, कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं वो मेनली डिपेंड करते हैं, मेनली अराउंड सर्कुलेट करते हैं वर्किंग क्लास और कैपिटलिज्म जो सोसाइटी है उसके बीच के जो क्लास स्ट्रगल है उसके ऊपर उन्होंने अपनी फ़िलोसॉफ़ी दे रखी है। उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको आप मार्क्सिज्म के बारे में ही बता देता हूँ। पहले वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है मार्क्सिज्म और मार्क्स के बायोग्राफी भी बताई है। तो उन्होंने कहा कि सोसाइटी में 2 तरीके की क्लासेस हैं, 2 तरीके की क्लास हैं। एक है कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्लास, जिनके जो पूंजीपति लोग हैं, जिनकी फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हैं वो लोग, और दूसरे वो हैं जो कि उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं, जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है। इसको इन्होंने कहा प्लूटोरियड्स। तो अब इन्होंने कहा कि जो साइंटिफिक सोशलिज्म है और जो कम्युनिज्म है वो इस्टेब्लिश होगा ना, उसके पहले क्या चीज़ें होंगी, इन दोनों ग्रुप के बीच में, दोनों क्लास के बीच में एक क्लास स्ट्रगल होगा लंबे समय तक। और वो क्लास स्ट्रगल किस तरीके का होगा कि ये जो कैपिटलिस्ट हैं ये प्लूटोरियट्स का हमेशा शोषण करते रहेंगे, और शोषण हो रहा था, यूरोप में हो रहा था थ्रू आउट द सेंचुरी। यहाँ पे दिख रहा था कि जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तो वहाँ पे वर्किंग क्लास जो लेबर क्लास थी उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। उनको 15-15 घंटे काम करवाया जाता था, उनके रहने की जो जगह थी वो अच्छी नहीं थी, उनको बहुत कम वेजेस मिला करते थे, तो उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। और जितना भी मुनाफा होता था वो इन कैपिटलिस्ट के पास चला जाता था, और जो प्लूटोरियट्स थे, वर्किंग क्लास थी, उनको बहुत कम मिलता था, इतना ही मिलता था कि वो अपना खाना पीना कर सकें, और बहुत ही ख़राब स्थिति में वो रहते थे। तो मार्क्स ऐसा मानते थे, उनका कहना था कि ये जो शोषण कर रहे हैं रिवॉल्यूशनरी, ये जो कैपिटलिस्ट इन प्लूटोरियट्स का, ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। एक समय आएगा कि हद हो जाएगी, और उसके बाद ये जो प्लूटोरियट्स हैं, ये जो वर्किंग क्लास है, ये एक आंदोलन कर देगी, और ये आंदोलन स्पॉन्टेनियसली होगा, अचानक से ये आंदोलन होगा, और ये वर्किंग क्लास जो है, ये जो प्लूटोरियट्स है, इनकी डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश होगी, यानी डिक्टेटरशिप ऑफ प्लूटोरियट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगी, और ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का यहाँ से समापन हो जाएगा, और उसके बाद सोशलिज्म आएगा, उसके बाद कम्युनिज्म आएगा। और ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमेशा होना ही है, ये तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ऐसा मार्क्स मानते थे। उन्होंने किसी पार्टी की बात नहीं की, किसी को ये नहीं कहा कि इन प्लूटोरियट्स को कोई लीडर की ज़रूरत है। उन्होंने कहा ये प्लूटोरियट्स, ये जो वर्किंग क्लास, ये अपने आप ऐसा कर लेंगे, अपने आप ये आंदोलन को लीड कर लेंगे, ऐसी बात इन्होंने कही। लेकिन यहाँ पे मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं वो पूरे के पूरे ये जो इंडस्ट्रियल हब है इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रगल के बीच में के ऊपर ही इनकी फ़िलोसॉफी पूरी की पूरी इसके अराउंड ही सर्कुलेट करती है। इसमें पीजेंट की बात नहीं कर रखी। तो ये जो पॉपुलिस्ट थे रशिया के, जो मार्क्स से पहले के जो रेडिकल्स थे, ये क्या कहते थे कि मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं वो इन एप्लीकेबल हैं, ये यहाँ पे प्रैक्टिकली लागू हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो प्लूटोरियट क्लास ही नहीं है। प्लूटोरियट यानी कि जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है वो है ही नहीं। तो यहाँ पे क्योंकि रशिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन काफ़ी लेट आया, लगभग 20वीं शताब्दी आते आते यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है। लेकिन इनका मानना था कि ये है ही नहीं, हमारा तो देश ही पूरा पीजेंट्स है, किसान इसके ऊपर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो हमें मार्क्सिस्ट आइडियाज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमारा जो देश है वो कैपिटलिज्म से इम्यून है, हमें कैपिटलिज्म से कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ पे तो हमारा जो लैंड ओनरशिप है वो कम्यून के पास है, कम्यून जो हैं, जो सोसाइटीज़ हैं उनके पास है, और लैंड ओनरशिप किसानों के पास है। हमारे पास तो जॉइंट ओनरशिप है, तो हमें तो कोई ख़तरा है ही नहीं कैपिटलिज्म से। लेकिन जो मार्क्सिस्ट थे, जो मार्क्स के आइडियाज़ को बिलीव करते थे, वो ये कहते थे कि ऐसा नहीं है भाई, जो कैपिटलिज्म है वो ऑलरेडी हमारे देश में एंटर कर चुका है। यहाँ पे आप इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ को देख रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ जो है वो शुरुआत हो चुकी है, और ये बहुत ही रैपिडली अब पूरे देश के अंदर, रशिया के अंदर ग्रो करने वाला है। ये क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस वजह से कैपिटलिज्म तो अब आ ही रहा है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि रशिया का जो फ्यूचर है वो
पीजेंट ना होके वो प्लूटोरियन है, वो एक वर्किंग क्लास व्यक्ति होगा, वही इसको रशिया को आगे लेके जाएगा, ये इनका मानना था। लेकिन ये सब आइडियाज़ को लेनिन भी देख रहे थे, वो भी देख रहे थे, उनको वो ये नहीं कर सकते थे कि पीजेंट्स को पूरी तरीके से वो दरकिनार कर दें, किसानों की बात को मानना ही साइड कर दें कि किसानों का कोई आंदोलन ही नहीं होगा, ऐसी बात को वो नहीं मान सकते थे। उनको ये भी देखना था कि जो किसान हैं उनकी समस्या को कैसे हल किया जाए। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जो प्लूटोरियट्स हैं उन्हीं का आंदोलन है और आंदोलन को वही लीड करेंगे और वही देश को चलाएंगे। किसानों का भी बनता है, किसानों के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक किताब लिखी, व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें इस सत्ता को हटाना है जो जार की सत्ता है, जो किसी के लिए सही नहीं है, न तो वो प्लूटोरियट्स के लिए है, न पीजेंट्स के लिए सही है, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी हमारी बनती जा रही है, तो इसको हमें सोशलिज्म की तरफ कैसे लेके जाना है। तो मार्क्स के आइडियाज़ को वो फॉलो कर ही रहे थे। तो उन्होंने इस आइडिया को, कार्ल मार्क्स के इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कि ये जो प्लूटोरियट्स का जो आंदोलन है वो स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा। इस आइडिया को उन्होंने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो रिवॉल्यूशनरी हैं ये अचानक से राइज हो जाएं और अचानक से ये जो वर्किंग क्लास है ये अचानक से आए और कहे आंदोलन करना है और आंदोलन हो जाए और वहाँ से सत्ता हट जाए और नई सत्ता का स्थापना हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हमें इन तीनों आइडियाज़ को समझना ज़रूरी है। हालांकि मैंने सोशलिज्म कम्युनिज्म में ये आइडियाज़ को बताया है। जब हमने सोशलिज्म कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में डिफरेंस की बात करी थी, उनके आइडियाज़ की बात की थी, तो मैंने तभी भी ये स्लाइड बताई थी आपको। मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स का कहना है कि मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं वो पूरी तरीके से बेस्ड हैं फैक्ट्री वर्कर्स के ऊपर। लेनिन के जो आइडिया हैं वो फैक्ट्री वर्कर्स को भी साथ लेके चलते हैं और पीजेंट्स को भी साथ में लेके चलते हैं। उधर माओ की बात करते हैं। माओ जेडोंग जो चाइना के पहले राष्ट्रपति थे, कम्युनिस्ट पार्टी के पहले एक तरह से अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो क्या कहते हैं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के, वो एग्रीकल्चर वर्कर्स के ऊपर बेस्ड है उनकी पूरी की पूरी फिलोसॉफी। अब मार्क्स ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट में मार्क्स क्या कहते हैं कि प्लूटोरियट्स का नंबर एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा, प्लूटोरियट्स इतना ज़्यादा उनको प्रताड़ित कर दिया जाएगा, इतना उनका शोषण हो जाएगा कि स्थिति ऐसी होगी कि एक स्पॉन्टेनियस आंदोलन हो जाएगा, एक ऐसा रिवॉल्यूशन आएगा, अचानक से रिवॉल्यूशन हो जाएगा और ये जो कैपिटलिस्ट लोगों के पास, ये जो पूंजीवादी लोगों के पास सत्ता है, पावर है, इसको अचानक से लोग छीन लेंगे और आंदोलन होगा। और आंदोलन होने के बाद जो सत्ता है वो किसकी हो जाएगी? डिक्टेटरशिप ऑफ प्लूटोरियट्स हो जाएगी। प्लूटोरियट्स जो हैं वर्कर क्लास हैं, उनके पास सत्ता पूरी तरीके से आ जाएगी, उन्हीं का अधिकार होगा और उसके बाद कम्युनल ओनरशिप होगी वेल्थ की। सारे की सारी जो पूंजी है, सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली बांटा जाएगा, ये कहते थे मार्क्स। और इनके इन आइडियाज़ की वजह से कई बार इनको यूटोपियन कहा जाता है कि ये तो आइडियलिज्म की बात करते हैं, ऐसी चीज़ें होती नहीं है प्रैक्टिकल कि अचानक से एक आंदोलन हो जाए और उस आंदोलन को का कोई लीडर भी नहीं हो और सभी के सभी आपस में ये जो प्लूटोरियट्स हैं ये वेल्थ की ओनरशिप को बांट लें, इक्वली बांट लें। ऐसा नहीं होता। लोगों के बीच में कहीं ना कहीं उनको लीडरशिप की भी ज़रूरत है, कहीं ना कहीं बांटने के लिए सबको उनके बंटवारे के लिए भी किसी ना किसी तरीके के नियम बनाने की ज़रूरत है। ऐसा लेनिन मानते थे। और लेनिन ने क्या कहा कि प्लूटोरियट्स और ये जो पीजेंट्स हैं ये इतने कैपेबल नहीं हैं कि ये अचानक से किसी लीडर रिवॉल्यूशन को लीड कर पाएँ। इनको गाइडेंस चाहिए और वो गाइडेंस कौन प्रोवाइड करेगा? एक रिवॉल्यूशनरी प्रोवाइड करेगा जो एक प्रोफेशनल रिवॉल्यूशनरी है, वो चार्ज लेगा उनके बिहाफ में और वो डिक्टेटरशिप अपने हाथ में लेगा। वो डिक्टेटरशिप ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ प्लूटोरियट्स लेगा, ऑन द बिहाफ ऑफ पीजेंट्स लेंगे। तो इसीलिए उन्होंने एक पार्टी बनाने की बात करी कि जब ये रिवॉल्यूशन ख़त्म होगा तो एक सिंगल पार्टी सिस्टम होना चाहिए और वो सिंगल पार्टी सिस्टम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कम्युनिज्म के गोल्स को इंश्योर करेगा। कम्युनिज्म के जो आइडियाज़ हैं, जो भी आइडियाज़ हैं जिसकी हम बात कर चुके हैं कम्युनिज्म में, उन सभी को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो हमें एक सिंगल पार्टी बनानी पड़ेगी जो देश को रूल करेगी, गवर्न करेगी और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगी और कम्युनिज्म के गोल्स को इंश्योर करेगी। ये बात करी। ये बात माओ जेडोंग ने भी की, एक सिंगल पार्टी सिस्टम होना चाहिए जो कि नए तरीके की डेमोक्रेसी की इन्होंने बात करी कि नए तरीके की डेमोक्रेसी, हालांकि डेमोक्रेसी होती नहीं है जैसे चाइना में है, वो डेमोक्रेसी तो नहीं है, एक ही पार्टी है, एक ही सिस्टम है। और अब तो शी जिनपिंग ने ये तक अपने आप को लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। तो वो डेमोक्रेसी नहीं है जहाँ पर आप अपने नेता को पूरी तरीके से बदल नहीं सकते। तो डेमोक्रेसी कैसे रही? अब यहाँ पर बात है
यहाँ पे माओ ने ये भी कहा कि अपनी सत्ता को कैप्चर करने के लिए आप आर्म इंसर्जेंसी भी कर सकते हैं, या एक तरीके से अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, जैसे यहाँ पे माओवादी संगठन हैं जिनको हम एक तरीके से, वो माओ की फिलोसफी में बिलीव करते हैं, अपने ही देश के खिलाफ वो हथियार उठा लेते हैं और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, जंग लड़ते हैं। तो ये माओ की बात है, ये माओ जेडोंग ने कही थी। लेनिन के आइडियाज़ को हम पढ़े थे, तो लेनिन ने मार्क्स से हट के साइड में यही कही कि एक लीडर की, एक पार्टी की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये बात करी थी कि वर्कर की डिक्टेटरशिप आ जाएगी, ये मार्क्स ने कहा। लेकिन वर्कर की डिक्टेटरशिप को अपने हाथ में एक सिंगल पार्टी के थ्रू लेने की बात जो है वो कही थी लेनिन ने, कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जो प्लूटोरिएट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सत्ता को अपने आप कैप्चर कर लें। इतने वो प्रोफेशनल रिवॉल्यूशनरी नहीं है, इतना उनकी समझ नहीं है, ऐसा कहा। इसीलिए उन्होंने कहा कि वैनगार्ड पार्टी, जो पार्टी इन्होंने बनाई थी लेनिन ने, उसको इन्होंने ये कहा कि हम आपकी तरफ से कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश करेंगे, हम प्लूटोरिएट्स की तरफ से लड़ाई लड़ेंगे, हम प्लूटोरिएट्स की तरफ से आंदोलन लड़ेंगे। तो इसके बाद ही इसी आइडियाज़ के आधार पे जो 1721 से लेकर 1917 का बीच का जो रशियन अम्पायर था, जिस जार के पास हुआ करती थी जो सत्ता, उसकी सत्ता को ख़त्म करके यहाँ पे उन्होंने बाद में यूएसएसआर की स्थापना करी। और किस तरीके से की, देखिए लेनिन जो है वो बहुत ही प्रभावित व्यक्ति थे, प्रभावशाली व्यक्ति थे, जो लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करते थे, अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट करते थे कि लोग उनसे इतना जुड़ जाते थे। और उन्हीं की वजह से इसी तरीके की बातें कहते थे वो कि इफ़ इट वर नेसेसरी टू गिव द ब्रीफेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन ऑफ इंपीरियलिज्म वी शुड से दैट इंपीरियलिज्म इज द मोनोपोली स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। देखिए इंपीरियलिज्म की बात इन्होंने कही कि इंपीरियलिज्म को अगर सबसे छोटी डेफिनेशन दी जाए तो वो कुछ नहीं है, वो कैपिटलिज्म की एक मोनोपोली है। इस तरीके की बातें करते थे, लोग इनको बड़ा मानते थे और कहते थे डिस्क्रिमिनेशन अमंग सिटीजन ऑन अकाउंट ऑफ देयर रिलीजियस कन्विक्शन is wholly intolerable. Even the bare mention of a citizen's religion in official document should be eliminated. ऐसी इन्होंने बातें की। देखिए मैंने कार्ल मार्क्स के समय भी कहा था कि जो भी मार्क्सिस्ट हैं, जो भी कम्युनिस्ट लोग हैं, वो रिलीजन को पूरी तरीके से दरकिनार कर देते हैं, वो रिलीजन को मानते ही नहीं हैं, वो रिलीजन को एक एज ए पॉइजन की तरह देखते हैं कि रिलीजन तो बिल्कुल भी सही नहीं है एक सोसाइटी के लिए। तो इन्होंने कहा कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये लिखा होता है कि आपका रिलीजन क्या है, उसको भी पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देना चाहिए। रिलीजन की हमें किसी तरीके की ज़रूरत नहीं है। रिलीजन को अगर कोई मानना है, लेनिन उस तरीके से हार्डकोर नहीं थे जैसे स्टालिन थे कि रिलीजन को मानने वाले लोगों को प्रोसिक्यूट करते थे, लेकिन लेनिन ये कहते थे कि रिलीजन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसका कोई तरीके से पॉलिटिकली उसको किसी तरीके से रखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये बातें कहते थे। तो उसके बाद आया रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन का जो फेज़ है वो दो फेज़ में हुआ। एक हुआ फरवरी महीने में, उस समय का फरवरी महीना, हालांकि अगर अभी का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके हिसाब से देखें तो मार्च में हुआ था ये आंदोलन, और जो पुराना जूलियन कैलेंडर था उसके हिसाब से फरवरी में हुआ था। इसीलिए इसको फरवरी रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 कहा जाता है। 1917 का जो फरवरी रिवॉल्यूशन है, इसमें इन्होंने क्या किया कि जो पहले की जो सत्ता थी, जार की सत्ता थी, उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया और यहाँ पे एक नई गवर्नमेंट आई। यहाँ पे ड्यूमा इस्टेब्लिश हुआ। ड्यूमा जो थी वहाँ की पार्लियामेंट बनी और वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी। लेकिन उसके बाद एक और आंदोलन हुआ जिसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन था, इसमें बोल्शेविक्स जो थे वो पावर में है। बोल्शेविक्स कौन थे? लेनिन और इनकी पार्टी, वैनगार्ड पार्टी के जो लीडर थे, इनको बोल्शेविक्स कहा जाता था। और उसके बाद जो है सोवियत यूनियन की शुरुआत हुई, यूएसएसआर की इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और यूएसएसआर की इस्टेब्लिशमेंट में जो है मेन जो लीडर बने थे वो थे व्लादिमीर लेनिन। इन्हीं का योगदान सबसे ज़्यादा रहा। तो ये रशियन रिवॉल्यूशन का मैं सिर्फ इतना सा बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने सेपरेटली वीडियो बना दिया। 1917 का ये आंदोलन था जिसमें जार की सत्ता को पहले हटाया गया फरवरी महीने में। जार निकोलस सेकंड थे इस समय। उसके बाद अक्टूबर महीने में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी जार के बाद फरवरी में, उसका भी तख्ता पलट करके यूएसएसआर की इस्टेब्लिशमेंट हुआ और बोल्शेविक्स ने इनसे सत्ता छीन ली। और उसके बाद सिंगल पार्टी सिस्टम आया और उसके लीडर बने व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, अब बात करते हैं, ये है यूएसएसआर का मैप, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसमें आज तो रशिया बचा है क्योंकि ये 1991 में टूट गया था। ये जो सोवियत यूनियन है टूट गया था। और उससे पहले इसमें बहुत सारे देश थे, लातविया, बेलारूस, मोल्दोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे के सारे देश यूएसएसआर का हिस्सा थे। लेकिन 1991 के बाद ये टूट गए और अब रशिया इसका जो मुखिया था, वो सबसे बड़ा देश दुनिया में आज भी सबसे बड़ा रशिया ही है।
तो ये अलग हो गया। इसकी शुरुआत करी थी किसने? लेनिन ने, इस सोवियत यूनियन की। अब बात करते हैं लेनिनिज्म बाद में किस तरीके से स्प्रेड हुआ। 1917 का जो लेनिन का जो आंदोलन था, अक्टूबर रिवॉल्यूशन का, या जिसको बोल्शेविक्स रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, इसके बाद लेनिन ने सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और मार्क्सिस्ट आइडियाज़ के आधार पे उनको अडॉप्ट करके रशिया में जो है कम्युनिज्म की नींव रखी। और जो सोवियत यूनियन की शुरुआत हुई, यहाँ पे डायरेक्टली रूल किया जाता था किसके द्वारा? इन्हीं बोल्शेविक्स के द्वारा, जिनको आगे चलिए जो वैनगार्ड करती थी, सिंगल पार्टी सिस्टम यहाँ पे लेके आए। और इनका यही मतलब था, मकसद था कि जो कम्युनिज्म के जो आइडियाज़ हैं, मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं, उनको हमें इम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद जो भी पॉलिटिकल अपोजिशन थे इनके, जो इवन मार्क्सिस्ट भी जो थे, जो लेनिन के आइडियाज़ को, एक्शंस को अपोज करते थे, उनको पूरी तरीके से यहाँ पे सप्रेस किया गया। चाहे वो अनार्किस्ट हों, चाहे वो राइटिस्ट हों, चाहे वो मेंशेविक्स हों। जो मेंशेविक्स जो सपोर्ट करते थे, जार की सत्ता को सपोर्ट करते थे, उनको मेंशेविक्स कहा जाता था। जो अपोज ये थे, जो लीडर थे बोल्शेविक्स के, वो लेनिन की पार्टी के थे। तो इनको भी पूरी तरीके से यहाँ पे दबाया गया और यहाँ पे पूरी तरीके से लेफ्ट रिवॉल्यूशनरीज का एक तरीके से कंट्रोल आ गया यूएसएसआर पे। और यहाँ पे एक तरीके से सोवियत यूनियन की शुरुआत हो गई और कम्युनिज्म की शुरुआत हुई प्रैक्टिकल रूप में पहली बार। तो पहला दुनिया का स्टेट बना जो मार्क्स के आइडियाज़ को अडॉप्ट करके बना था, वो शुरुआत हुई यूएसएसआर की। अब मार्च 10, 1923 को लेनिन को एक आया स्ट्रोक हार्ट का। उसके बाद ये बोलने की इनकी शक्ति चली गई, बोल नहीं पाते थे। इनका पॉलिटिकल करियर तो यहीं पे शुरू ख़त्म हो गया। उसके 10 महीने बाद 21 जनवरी 1924 को यहाँ पे लेनिन की डेथ हो जाती है। इनके गांव गोरकी लेनिनस्काई में एक जगह है, एक गांव है, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद इनके जो अवशेष हैं उनको लाया गया मॉस्को में, और मॉस्को में ही इनका म्यूजियम बनाया गया है। मॉस्को रेड स्क्वायर, ये इनका म्यूजियम है, इनका मकबरा है एक तरीके से, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से लेनिन ने अपनी खुद की विचारधाराएं दी, इस तरीके से मार्क्स के आइडियाज़ को अडॉप्ट करके उनको प्रैक्टिकल शेप दी। और मार्क्स जो लेनिन हैं, उनको काफ़ी दुनिया भर में बहुत सारे लीडर्स जो हैं, जो भी लेफ्टिस्ट विचारधारा को, मार्क्सिज्म को बिलीव करते हैं, वो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म की फ़िलोसॉफी को भी बिलीव करते हैं। तो बहुत सारे नेता हैं, भारत में भी बिलीव करते हैं। जो भारत की सीपीआई पार्टी है, सीपीआई-एम है, जो मार्क्सिस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके की पार्टी जो हैं वो लेनिन और मार्क्स को फॉलो करती हैं। ये सब विचारधाराएँ इन्हीं से शुरुआत हुई थी। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।